स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट को लेकर जयपुर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए इसे नए भारत की महत्वाकांक्षाओं और अंतिम व्यक्ति की जरूरतों का संतुलित दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, किसानों की आय वृद्धि और MSME सेक्टर को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया गया है। सोलर एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और औद्योगिक निवेश के लिए किए गए प्रावधानों से राजस्थान को बड़ा लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय से बाहर आते ही सियासी हमला बोलते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के रवैये से गहरा दुख हुआ है। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल के लाखों मतदाताओं के नाम बिना किसी मौके के हटा दिए गए हैं और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने चुनाव आयुक्त पर कठोर शब्दों में निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी पद अस्थायी नहीं होता है और लोकतंत्र में ये कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। AI का नाम पे सीमा खाना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का IT सेल का है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुर कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित सरपंच संघ के निवर्तमान सरपंच प्रशासक प्रदेश अधिवेशन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए गए फैसलों और चल रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित सरपंच संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जन सुनवाई में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान नागरिक सीधे मुख्यमंत्री से अपने मुद्दे रख पाए और उन्होंने तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों तक सरकार की नीतियों और योजनाओं का
लाभ पहुंचाना है और उनकी समस्याओं का त्वरित निपटारा करना है। आज लोकसभा में बजट सेशन के दौरान ऐसा हंगामा मचा कि सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से उद्धरण देने की कोशिश की, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत आपत्ति जताई। बीजेपी का कहना है कि अप्रकाशित दस्तावेज संसद में नहीं पढ़ा जा सकता, जबकि कांग्रेस इसे सरकार की फेक पैट्रियटिज्म का सबूत बता रही है। In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? कुरुक्षेत्र की शाहबाद मारकंडा में विधायक रामकरण के भाई के निधन पर शोक जताने पहुंची कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने केंद्रीय बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बजट हर वर्ग की राय को लेकर बनाया गया है और किसान, खिलाड़ी, सैनिक सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखता है। मंत्री बेदी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का लक्ष्य है कि भारत 2047 तक आर्थिक, वैचारिक और शैक्षणिक रूप से विकसित राष्ट्र बने। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आलोचना करना उनका काम है, लेकिन ये बजट चौमुखी विकास को आगे बढ़ाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया आने वाले दिनों में कांग्रेस और अकाली दल से बड़े नेता भाजपा में शामिल होंगे और पंजाब में बिहार की तर्ज पर भाजपा सरकार बनेगी। विधायक है, इनके ब्रदर केसर जो सरपंच रहे हैं चौड़ा गांव के। जब मैं 2014 से 19 तक मंत्री था, विधायक था यहाँ शाहबाद से, तो वो सरपंच थे। बड़े सज्जन और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने कभी भी उनके अंदर उतावलापन नहीं देखा। अकस्मात उनका चले जाना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा घाटा है। मैं परिवार को संवेदना प्रकट करने के लिए और मृतक आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे, वो मोक्ष को प्राप्त करें, इस कामना के साथ मेरे परिवार को बहुत बहुत संवेदना। धौलपुर में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश भराना ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने संसद से पारित बजट को देश और प्रदेश के लिए विकासोन्मुखी बताते हुए इसकी सराहना की। ओम प्रकाश भराना ने कहा कि ये बजट पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करता है। बजट में किसान, युवा, महिला, गरीब, श्रमिक और मध्यम वर्ग के लिए किए गए प्रावधान देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निवेश से आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे।
2047 में समाज ना पड़े और समाज जागरूक होकर सकारात्मक भाव। जयपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत बड़ा आंदोलन किया। शहीद स्मारक पुलिस कमिश्नरेट के सामने आयोजित इस धरने में जयपुर शहर और देहात के कांग्रेस कार्यकर्ता और मनरेगा श्रमिक शामिल हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिससे गरीब और मजदूरों के काम के अधिकार पर असर पड़ रहा है। धरने में सामाजिक संगठनों और मजदूरों की भी भागीदारी रही। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि मनरेगा का मतलब है गरीब की थाली के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। कि आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आज भी अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का फूड अगर खाना पड़ रहा है, तो आप उस समझ सकते हैं कितनी बड़ी गरीबी है। और माननीय राहुल गांधी जी के दिमाग में एक बात थी, और वो ये बात थी कि अगर देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो उसका जो लाभ है वो गरीब तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, जिसको आप इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अगर गरीब की थाली तक उस जीडीपी का लाभ नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो जो काम है वो अप्रासंगिक। और वैसे भी कांग्रेस का तो वो जो गांधी का जो निर्देश था, पंक्ति में सबसे पीछे खड़े इंसान के लिए काम करना, तो कांग्रेस ने हमेशा इस चीज को फोकल पॉइंट बनाया कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी है, अगर उसको सरकार की पॉलिसी का लाभ नहीं हो रहा तो वो यूजलेस है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां ये हैं कि जो नई सरकार है वो केवल कुछ औद्योगिक घरानों का ख्याल रखना चाहती है, वो अडानी के इंटरेस्ट में काम करना चाहती है, वो अंबानी के इंटरेस्ट में काम करना चाहती है। तो गरीब की थाली उनके लिए फोकल पॉइंट है ही नहीं। और उसी का नतीजा था कि उन्होंने इसको डिफरेंट ढंग से डिफ्यूज करने की कोशिश की है। जिस ढंग के ये लोग बात कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि अभी इन्होंने कर दिया कि स्टेट जो प्रोपोर्शन है वो 40% होगा, 60% उनका प्रोपोर्शन होगा। तो अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा कि जब तक 100% हमारे दौर के अंदर 100% जो वेजेस का जो पैसा था, दैट वाज वो गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। अब इस पैसे को आप केंद्र सरकार की तरफ देने की बात आ रही है। इसका मतलब है कि आप इसको इनडायरेक्टली आप इसको खत्म करने जा रहे हैं, आप इसको फिनिश करने जा रहे हैं। देखिए, मनरेगा एक गरीब की आत्मा, गरीब की रोजी रोटी का जुगाड़ है, और इस मनरेगा को हम खत्म नहीं करने देंगे। ये जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है अमित शाह जी का और मोदी जी का, उस षड्यंत्र को अब जनता जान रही है। आप देखिए, पूरे राजस्थान से जो हमारी गरीब माताएं, बहनें, बेटियां आ रही है, इनका चेहरा देखिए। ये वो लोग हैं, करोड़ों लोग, 80 करोड़ लोग इस देश का, जिनका जीवन यापन हो रहा मनरेगा की वजह से, उन लोगों का चेहरा देखिए आप। ये हो सकता है हमें जरूरत नहीं हो मनरेगा की, लेकिन जिस देश के अंदर आज 80 करोड़ लोगों का पेट इस मनरेगा से भर रहा हो, उस मनरेगा को खत्म करने का जो षड्यंत्र है उसको हम लोग खत्म करें। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे बड़ी रोजगार सृजन की योजना, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने एक्नॉलेज किया, जो महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी विश्व की योजना, उसको ये ध्वस्त करना चाहते हैं। अब एक ढकोसला कर दिया कि बजट में इसका एलोकेशन बढ़ा दिया, लेकिन कहते हैं ना कि इनडायरेक्टली डेथ कैसे डिक्लेयर की जाती है कि आप उसे सीधे फांसी पर मत चढ़ाओ, लेकिन उसको इस तरह से कर दो कि वो खुद ही स्वतः मर जाए। वो वाला काम कर दिया गया है कि आपको कंटिजेंट कर दिया कि सरकारें जो है स्टेट में 40% कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स की तो बोरोइंग कैपेसिटी इतनी खत्म हो गई, तो कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। तो एलोकेशन बढ़ाओ, एक झुंझुना लटकाओ, जनता को भ्रमित करो। ये गरीब के पेट पर मार है, रोजगार खत्म करने का एक षड्यंत्र है। और ऐसी अवस्था में कांग्रेस पार्टी जो है सिविल सोसाइटी के साथ खड़ी होकर के, हमारी जो चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं यूपीए की, उनकी जो एक अवधारणा थी उसको पुनः जीवित करने के लिए, उसको जो जिस प्रकार समृद्ध प्राय बनाने का कार्य किया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े होकर जनता के साथ आंदोलन करेंगे और इसको खत्म नहीं होने। केंद्रीय बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने बजट को हिमाचल विरोधी करार देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आरोप लगाया कि आपदा से जूझ रहे हिमाचल को बजट में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस ने आरडीजी खत्म करने, रोजगार पर चुप्पी और मनरेगा को कमजोर करने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। छब्बीस 2027 का उस बजट को देखते हुए मैं बहुत ध्यान से उस बजट को देख रहा था और पूरा हमने पढ़ा उसे। मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को देखते हुए
एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में और 24-25 में जिस तरह से आपदा आई और लगभग जो केंद्र से टीम आई थी उन्होंने 20,000 करोड़ का आंकलन नुकसान का हुआ था। उस एवज में हिमाचल प्रदेश बहुत आस लगाए बैठा था कि जब 16th पे कमीशन की बात आएगी तो हिमाचल को बहुत अच्छा राहत मिलेगी और 16th पे कमीशन में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसमें वृद्धि होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। लगभग 50,000 करोड़ के करीब हिमाचल प्रदेश को एक्सपेक्टेड था, जो कि ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला के अध्यक्ष केशव चौहान ने केंद्र सरकार के 13वें बजट को किसानों, युवाओं और महिलाओं के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूरदर्शिता से ये बजट विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम है। केशव चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र करों से 13,949 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिनका उपयोग विकास योजनाओं में किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नई माउंटेन ट्रेल बनेगी। वहीं हर जिले में 12 नए गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। प्रतिशत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा भारत का लगातार 13वां बजट पेश करने की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह बजट हर वर्ग को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। बेहतरीन बजट है जहां देश भर के लिए अनेकों योजनाएं इस बजट में है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश के लिए भी अनेकों सौगातें दी गई है। इसमें जहां महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए हर जिला में हॉस्टल खोले जाएंगे, 12 हॉस्टल खोले जाएंगे, जिसमें पूरी फंडिंग केंद्र सरकार की होगी। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए देखरेख के लिए जो केंद्र है उसमें नई नियुक्तियां की जाएगी। 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां या तो बहुत सस्ती मिलेगी या कुछ दवाइयां मुफ्त में मिलेगी। अमृत मिशन के तहत नगर निकायों को 200 करोड़ देने का प्रावधान किया है, जिसमें शिमला नगर निगम भी इसका पात्र होगा और शिमला नगर निगम को भी अमृत मिशन के तहत 200 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को नई माउंटेन ट्रेल का प्रावधान किया गया है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर समरपाल सिंह के बंद मकान के ताले तोड़कर नकदी और आभूषण समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना उस वक्त सामने आई जब डॉक्टर और उनकी पत्नी घर लौटे और मकान का सामान बिखरा हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित के तहरीर पर मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। यहाँ मेरा अमरोहा अड्डे पे क्लिनिक है, फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, उसमें हम फिजियोथेरेपी करते हैं। और मैं दिल्ली में है एक क्लिनिक हो, तो वहाँ दिल्ली में था और मैडम मेरी मायके गई थी, तो दोनों इसमें मकान में दोनों कमरों में ताला तोड़ के चोरी कर ली। कितना हो गया माल, कितना कैश है और कितना सोना चांदी? कैश तो लगभग 45-50 हज़ार रुपये था, ज्वेलरी होगी हमारी 4-5 तोला। टोटल कितने रुपए की? टोटल वही लगा लो 4-5 तोला जितना भी है, 5-6 लाख रुपये का माल। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी, 112 वाले आए थे अभी और थाने से भी आए, तो इन्फॉर्मेशन लेके चले गए। कैमरे के सीसीटीवी में कुछ दिखाया? कैमरे के सीसीटीवी में दिख रहे हैं 3 बंदे हैं, एक का हाथ आ रहा, 2 मतलब दिख रहे हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने रुमाल बांधा हुआ है और काले कपड़े हैं।
यूपी के रामपुर से खबर है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने साइबर सेल के कार्यों को लेकर मीडिया को जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि साइबर सेल द्वारा लगातार साइबर ठगी के मामलों में कार्रवाई की जा रही है और कई पीड़ितों की पेमेंट भी वापस कराई गई है। हालांकि दूसरी ओर आम जनता का कहना है कई पुराने प्रार्थना पत्रों और एफआईआर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ितों का आरोप है कि न तो उनकी धनराशि वापस हो पाई है और न ही किसी बड़ी गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने जनता से अपील की है वे किसी भी अनजान कॉल, लिंक या लालच में न आए, क्योंकि साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि साइबर संबंधी अपराधों पे सर्वोच्च प्राथमिकता रखी जाए। उसी क्रम में सभी थानों पे साइबर सेल भी है, जहां लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और हमारा जो पोर्टल है वो कंटिन्यूअस उस पर लोग लॉगिन रहते हैं। उसी की वजह से इसमें तत्काल यदि अभियोग शिकायत पंजीकृत हो जाती है तो उसमें अमाउंट लीन हो जाता है और वापसी हो जाती है। उसी क्रम में ये पुलिस की तत्परता की वजह से ये धनराशि वापस हो पाएगी। सर, ऐसे मामलों में कमी भी आ रही है या मामले बढ़ रहे हैं? नहीं, मामले बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद भी लोग साइबर ठगों के शिकार हो जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं और आप लोग के भी माध्यम से अपील है कि सब लोग को बताएं कि अनजान लिंक, अननोन लिंक को कभी डाउनलोड न करें। कोई एपीके फाइल संदिग्ध है उसको डाउनलोड न करें और किसी भी लालच या बहकावे में ना आकर के अपना ट्रांजैक्शन आईडी, ओटीपी, सीवीवी इत्यादि न मांगे। जोधपुर की पहचान रही मथनिया और सोलह की खुशबूदार हरी मिर्च अब देश भर में स्वाद नहीं बल्कि नशे की तस्करी का जरिया बनता जा रहा है। तस्करों ने ऐसा तरीका अपनाया है जिसे देखकर जांच एजेंसियां भी चौंक गई। हरी मिर्च के अंदर चीरा लगाकर सिल्वर फॉइल में लिप्टी, स्मैक और एमडी ड्रग्स की पुड़िया छिपाई जा रही है। मामला तब सामने आया जब जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक निजी बस में बुक पार्सल पर ड्राइवर को शक हुआ। अब एनसीबी और पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है। सवाल ये है कि क्या अब हमारी पहचान बन चुकी है, सुरक्षित नहीं है? कुरुक्षेत्र में कानून व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए राज्य अपराध शाखा के पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने जिला दौरा किया। उनके साथ अंबाला मंडल के पुलिस महानिरीक्षक पंकज नैन भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस लाइन में कानून व्यवस्था से जुड़ी पुलिस कंपनियों का निरीक्षण किया गया, ड्रिल की समीक्षा की गई और सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने जिला पुलिस की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास ही पुलिस बलों को और अधिक सक्षम बनाता है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।